नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक पाटिल। मैं ऑन्कोलॉजिस्ट एवं हिमेटोलॉजिस्ट हूं। पुणे में मैं प्रैक्टिस करता हूं। मैं ब्लड कैंसर्स एवं ब्लड के अन्य डिसीज़ेस का स्पेशलिस्ट हूं, जिसे हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अनीमिया एग्जैक्टली क्या है, आपका खून कम होने के कारण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स और साइंस क्या क्या हो सकते हैं, और शॉर्ट में उसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार डिवाइड होती है। इस वीडियो में हम डिटेल्ड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अनीमिया का जो टॉपिक लेंगे वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो कि इंडिया में सबसे कॉमनेस्ट माना जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है न्यूट्रिशनल इनटेक ना होना, मतलब खाने में से आयरन बॉडी में ना जाना। सबसे पहला है कि ये खाना हम उतना पौष्टिक नहीं ले पाते हैं जितना आयरन सप्लीमेंट्स अपने बॉडी में रोज के लिए जाने चाहिए अपने वेट के हिसाब से। तो इसे बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसे खासकर उन महिलाओं के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होता है इतर महिलाओं के कंपैरिजन में, और ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई माध्यम से ब्लीडिंग होता है किसी डिसीज़ के वजह से, या ब्लड प्रोडक्शन उनके बॉडी में उतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि अप्लास्टिक अनीमियाज में होता है या सिकल सेल अनीमियाज में होता है। तो आयरन सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है वो नॉर्मल फूड हम जो रोज़ का खाते हैं उसमें मिलता है। तो यूजुअली आप जो कुकिंग करते हैं वो आयरन यूटेंसिल्स में करनी चाहिए। उनको एल्यूमिनियम या इतर कोई यूटेंसिल्स में ना करते हुए आयरन यूटेंसिल्स में खाना अगर आप पकाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा आयरन आपको नॉर्मल डाइट में मिलता है। इसके अलावा सारे प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे हरे पत्ती के सब्जियां इधर इन द फॉर्म ऑफ सब्जी या तो फिर सलाद के फॉर्म में, गुड़ का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। बीट जो वेजिटेबल होता है लाल, उसका सेवन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आलमंड्स जो ड्राई फ्रूट्स में, उसका सेवन ज़्यादा होना चाहिए। और सारे पल्सेस जो होते हैं, जो दाल होते हैं, पल्सेस होते हैं, उसका सेवन अपने डाइट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिसके वजह से हमें आयरन अच्छी तरह से मिल सकता है। सेकंड, जो आयरन हम खा रहे हैं वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? सो बेसिकली अपना आयरन जो होता है इट इज़ ब्लैकिश इन कलर, जो मेटाबोलाइज होता है अपने बॉडी में। तो अगर आपकी लैट्रिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है या ब्लैकिश या ब्राउनिश है तो आयरन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, वो सब नीचे से पास हो रहा है। इसका कोई ना कोई कारण है होगा जिसके वजह से वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, हो रहा है तो उसको डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर के पास जाके इवैल्यूएट करना है। दूसरी चीज़, चाय का कंजम्पशन खाने के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाने के 1 घंटा पहले या बाद में अगर आप चाय पीते हैं तो आपके नॉर्मल फूड इनटेक का आयरन कंजम्पशन आपके बॉडी में नहीं होता है, क्योंकि चाय उसको रिपेल कर देता है, आयरन के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। और इसके अलावा अगर डाइटरी सप्लीमेंट्स से भी आपका आयरन उतना अच्छा बॉडी में बन नहीं रहा है तो आपको डेफिनेटली कुछ मेडिसिन्स या कुछ इंजेक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, जो कि यूजुअली इंजेक्शंस हम देते हैं हफ्ते में से 1 बार देते हैं। ऐसे कम से कम 4 से 5 डोसेज लेने के बाद में नॉर्मल आयरन आपके बॉडी में नॉर्मल हो जाता है। या तो फिर टैबलेट्स के फॉर्म में देते हैं जो कि ऑलमोस्ट एवरीडे लेने पड़ते हैं, दिन में से 1 बार या 2 बार, जैसे भी आपके हेमेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से 2 से 3 महीने में ये आयरन स्टोर्स आपके बॉडी में नॉर्मलाइज हो जाएंगे। आयरन जो हम टैबलेट्स और इंजेक्शंस के फॉर्म में देते हैं ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके वजह से ये हमेशा मेक श्योर करना है कि आप जब आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके साथ कोई पैन डी की टैबलेट आपको लेनी है जो कि एंटासिड है, उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। और ऑब्वियसली जितना आयरन की टैबलेट्स आप ले रहे हो उतना ही आपके स्टूल्स, मतलब लैट्रिन, ब्राउन या ब्लैकिश कलर के होने वाले हैं, क्योंकि एक्सेस आयरन पूरा वैसे के वैसा पास होने वाला है, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हुआ सब आयरन डेफिशिएंसी अनीमियाज के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसे कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी माना जाता है। ये जनरली हम CBC के रिपोर्ट पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की तरफ ज़्यादा है या विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की तरफ ज़्यादा है। ये CBC में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के हमें इसका अंदाज़ा लग जाता है। इसके अलावा यूजुअली जो प्योर वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं उनमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड कम होना काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि विटामिन B12 और फोलिक एसिड यूजुअली नॉन वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसका दूसरा जो सोर्स है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सो दूध,
छाछ, लस्सी, घी, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, टोफू, इनके वजह से ज़्यादा आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड मिलता है। तो जिनको भी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है उनको इसका सेवन बहुत ज़्यादा करना है। बट सिर्फ डाइटरी सेवन से ये पूरी तरह से अपने बॉडी में इसके स्टोर्स भर नहीं पाते, तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन्स का इसके साथ सपोर्ट लेना है, जो कि आपके हेमेटोलॉजिस्ट आपके वेट के हिसाब से आपको सजेस्ट करेंगे। यूजुअली दोनों आयरन डेफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में 2 से 3 महीने की ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये सारे स्टोर्स नॉर्मल हो जाते हैं और इसके बाद की ट्रीटमेंट आपको यूजुअली नहीं लेनी पड़ती है। बट कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे बॉडी सिस्टम्स उतना इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रहे, जैसे ओल्ड एज में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स या डायलिसिस वाले पेशेंट, उनमें ये जो थेरेपीज़ है वो काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करने पड़ते हैं। तो ऐसी इसका भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है अनीमिया जो कि किसी कारण की वजह से हुआ है, जैसे कैंसर के मरीज़ में या डायलिसिस के मरीज़ में। तो इनका ट्रीटमेंट जो होता है वो केस बाय केस बेसिस पे अलग अलग डिफर करता है। यूजुअली कैंसर एसोसिएटेड अनीमिया जो होता है वो कीमोथेरेपी की वजह से होता है। तो आप अगर कीमोथेरेपी, आप या आपके कोई रिश्तेदार कीमो ले रहे हैं, तो आप आपके हेमेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं उसके साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स ऐड करने के लिए, जिसके वजह से ये आयरन डेफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया उन पेशेंट्स में ना हो। यूजुअली कीमोथेरेपी के साथ में हम यूजुअली ये दवाई देते ही है जिससे कैंसर एसोसिएटेड अनीमिया ना हो। सेम डायलिसिस वाले पेशेंट्स के साथ में डायलिसिस के दौरान भी ये मेडिसिन सिमिलरली दिए जाते हैं ताकि इन पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ना हो। नेक्स्ट जो हमारा अनीमिया है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के कई प्रकार है, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया। इसमें से जो बीटा थैलेसीमिया है वो यूजुअली हेरिडेटरी होता है, आपके जनरेशन्स में पास ऑन होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट उपाय है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शंस इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। ये यूजुअली बहुत छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसमें टिपिकल फेशियल फीचर्स होते हैं और टिपिकल CBC रिपोर्ट्स होते हैं, जिसका डायग्नोसिस थैलेसीमिया के रूप में बाद में निकल के आता है। HPLC नाम की एक ब्लड टेस्ट है जो कि ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स को ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। तो इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स रिपीटेडली लेना और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, यही इसका एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है। और द लास्ट पार्ट है अप्लास्टिक अनीमिया। अप्लास्टिक अनीमिया ऐसी चीज़ है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तीनों भी डिप्लीट हो जाते हैं। तो तीनों लाइंस जो ब्लड में है वो तीनों भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका बोन मैरो उसे बना नहीं पाता है इफेक्टिवली। इसके कई कारण हो सकते हैं कि वो क्यों डैमेज्ड है, क्यों नहीं बना पाते, बट इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी के फॉर्म में है और टारगेटेड थेरेपी के फॉर्म में है। तो कीमोथेरेपी सलाइंस के थ्रू दी जाती है और टारगेटेड थेरेपी टैबलेट्स के फॉर्म में दी जाती है, जो कि मुंह से लेने होते हैं। तो ऐसा इन सब कैंसर्स का ओवरऑल डिवीजन होता है जिसकी बेसिस पे हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। सो अनीमिया एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है और आपको एग्जैक्टली अनीमिया किस वजह से हुआ है ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप अगर अनीमिया या आपके कोई रिलेटिव्स अनीमिया से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ आपके हेमेटोलॉजिस्ट से जाके ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कस कीजिए, जिससे जाके आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट उस कॉज को और ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।